तरक्की हूँ मैं दुनिया की, हमें बेकार मत समझो, हमें अपने गले में चांदनी का हार मत समझो। अगर मैं चल पड़ूँ तो आंधियाँ तूफान रुक जाए, अगर मैं चल पड़ूँ तो आंधियाँ तूफान रुक जाए। मैं लोहा हूँ मैं लावा हूँ, मुझे बस प्यार मत समझो। तो मैंने वह भी लिखा जो मैं पढ़ती हूँ अक्सर मंचों से। मैंने कहीं लिखा, मैं आज़ादी की चिंगारी शहर मेरठ से आई हूँ, मोहब्बत की मैं बदली हूँ, मैं दीवानों पे छाई हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ, गुलाबों सी महक वाली कविता संग लाई हूँ। अगर लड़की पढ़ लिख कर आगे बढ़ी है तो निश्चित रूप से वंश आपका वो भी चलाएगी। उसके नाम से भी आप जाने जाओगे कि पूजा करते जिस देवी की, उस देवी का वध किया और वंश चलाने की चाहत में जननी को ही मार दिया, और 9 दिन करते व्रत और पूजा, 9 माह भी न अंश दिया, और बनती तेरे भाल की शोभा, जन्म मगर ना तूने दिया। तो कम से कम जन्म देने दीजिए। तो आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार, इनसे संवाददाता मेरी सोगी योगिनी प्रजापति, नरेंद्र कुमार, छोटी काशी, अनूप शहर से इस समय पर हम जुड़े हुए हैं DPVS महाविद्यालय के सभागार में। यहाँ पर कवि सम्मेलन में डॉक्टर शुभम त्यागी मेरठ से आई हुई हैं, और जो कि इन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी हैं, काफ़ी पुस्तकें प्रकाशित की हुई हैं। तो कुछ जानकारी करेंगे, आप हमसे जुड़ते रहिए। मैडम, आपके हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद प्रजापति जी, आपका और आपके चैनल का भी, क्योंकि हमेशा हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, तो उनका आभार धन्यवाद तो है ही, क्योंकि वो हैं इसलिए हम हैं। जी। तो मैडम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अनूप शहर में आई हुई हैं, तो आपको कैसा लगा यहाँ पर? अनूप शहर में आके अच्छा लगा, और ख़ास तौर से कॉलेज में इसमें आकर और भी अच्छा लगा, DPVS कॉलेज अनूप शहर का, क्योंकि एक तो सारा प्रशासन भी यहाँ उपस्थित था, VC साहब उपस्थित थे, प्राचार्य जी यहाँ के उपस्थित थे, उनके साथ साथ ही विभिन्न विभागों के शिक्षकगण उपस्थित थे और छात्र छात्राएं उपस्थित थे। तो जब इतने सारे तरक्की के लोग उपस्थित हों और बड़े मन से सभी सुन रहे हों तो अच्छा तो फील होता ही है। तो वही फीलिंग, वही अनुभव यहाँ आके हुआ, और अनूप शहर तो है ही शहरों में शहर। तो मैम, आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कितनी पुस्तकें प्रकाशित की हुई हैं और कितने देश और विदेशों में आप भ्रमण कर चुकी हैं? जी, मेरा ये सौभाग्य रहा सर, बहुत कम समय में मेरी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, क्योंकि मेरा PG साइकोलॉजी में भी है, तो एक मोटिवेशनल भी है उसमें बुक, और साथ ही ये भी मेरा सौभाग्य रहा कि हिंदी के कारण, मेरा हिंदी से भी PG है, हिंदी के कारण, यानी कि मैंने हिंदी को चुना, हिंदी कविताओं को चुना, तो इस कारण से देश ही नहीं विदेशों में भी एक पहचान बनी। मैं विभिन्न देशों में कवि सम्मेलन कर चुकी हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं विश्व हिंदू परिषद वालों ने 2 बार थाईलैंड, बैंकॉक बुलाया, इस बार भी हिंदू नववर्ष पे पिछले साल भी उन्होंने कवि सम्मेलन कराया, साथ ही नेपाल, भूटान, दुबई, और अभी देखिए अभी यात्राएं बाकी हैं और किन किन देशों की यात्राएं होनी हैं, कई जगह बात चल रही हैं, जैसे ही होता है। बताइए, सबसे अधिक आपने किस विषय पर रचनाएं लिखी? सर, क्योंकि मैं प्रोफेसर भी हूँ, एक शिक्षिका भी हूँ, तो विषय तो सभी लेकर चलते हैं हम, क्योंकि महिला पर भी, देश पर भी और भी विभिन्न मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन जो कवि सम्मेलन है, मंचीय जो दुनिया है, उसमें ज़्यादातर 3 रस चलते हैं जो सुनाए जाते हैं मंच पर, हास्य, श्रृंगार और ओज। हास्य भी कवि अच्छा कर लेते हैं, और ओज खासतौर से पुरुष जो कवि हैं वो करते हैं, तो महिलाओं के हिस्से में श्रृंगार ही आता है। तो इसीलिए, क्योंकि मंच की आवश्यकता श्रृंगार है, मंच पर कवित्री श्रृंगार पड़ती है, तो इसलिए श्रृंगार लेखन ज़्यादा हुआ, ये कहा जा सकता है। तो मैम, मेरा सवाल आपसे यह है जी कि प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? प्रेम देखिए, केवल यही नहीं कि आपने आई लव यू कह दिया,
प्रेम की परिभाषा मेरी नज़र में केयर भी होता है। कई बार पति पत्नी एक दूसरे को हो सकता है बरसों तक आई लव यू जैसा शब्द नहीं भी कहते हों, लेकिन जो उनके व्यवहार में दिखता है, झलकता है, सुबह तैयार होना, लंच लेकर गए कि नहीं गए, कोई बीमार हो गए तो कोई दवाई नहीं ली कि नहीं ली, तो यानी कि जो वो केयर है, असलियत में प्यार वही है जो मुझे लगता है। नहीं, मेरा आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि द्वापर युग में, सतयुग में और काफ़ी युगों में, चारों युगों में प्रेम की परिभाषा बराबर चलती रही। जब तक जमीन और आसमां रहेगा तब तक ये प्यार मौजूद रहेगा। बिल्कुल। तो मैं जैसे कि आज आधुनिक में जो प्यार की परिभाषा को पूछना चाहता हूँ, जैसे राधा कृष्ण ने किया था वो आज अमर है, जो आज प्रेम चल रहा है आज आधुनिक में, वो आने वाले भविष्य में कैसा रहेगा? हाँ, ये तो बड़ा कठिन सा प्रश्न है, क्योंकि आज का जो प्रेम हो गया है वो बहुत सारी चीज़ें अजीब भी हो गई हैं। मतलब अब पता ही नहीं चलता है सोशल मीडिया के दौर में कि कोई आपसे सच में प्रेम कर रहा है, ये प्रेम चल रहा है या फ्लर्ट चल रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं, अभी भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण ज़रूर निकलेंगे, जैसे हम राधा कृष्ण जी को याद करते हैं। और मैं तो प्रेम में शिव पार्वती जी को भी बहुत ज़्यादा मतलब मैं मानती हूँ कि शिव जी, आप देखिएगा कि जब वो अपने घर चली गईं तो पूरी ब्रह्मांड में वो उनको लेकर के घूमे, तो वो भी एक प्रेम था। रामचंद्र और सीता जी का भी रहा। लेकिन अब इस युग में बहुत मुश्किल भी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रेम चल भी रहा है। लेकिन अब इस समय आज का प्रेम स्वार्थ के लिए हाँ, स्वार्थ तो निश्चित रूप से है। अब सोशल मीडिया के दौर में एक समय में 10-10 लोगों से प्रेम चल रहा है, तो अगर वो 10-10 लोगों से चल रहा है तो इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ है ही। बिल्कुल बिल्कुल। इस बात को आप मान रही हैं? मैं जो देख रही हूँ, क्योंकि भाई हम खासतौर से कवि साहित्यकार लोग हैं, हम कई बार अपने जीने से ज़्यादा सामने जो समाज में चल रहा होता है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो अब ये इस दौर में इस समय यही चल रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है, एक आदमी 4 जगह इन्वॉल्व है, तो वो प्रेम है ही नहीं। फिर एक तरीके से फ़ायदा है सबका अपना अपना उसमें। अच्छा मैम, ये बताइए, जैसे आप नारी हैं, आप नारियों को अपनी कविताओं के माध्यम से महिलाओं के लिए क्या उपदेश देना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। मैं नारी भी हूँ, प्लस मैं शिक्षिका भी हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि हम महिलाएं केवल अब शो पीस मात्र नहीं हैं, पहले से भी नहीं है। हालांकि आप देखिए हमारी जो प्रधान मंत्री थी वो इंदिरा जी रही, अपाला घोषा, तमाम नाम हम लेते रहे, झांसी की रानी उनमें से एक नाम रहा। तो मैं अभी भी ये कहती हूँ कि हम महिलाएं केवल शो पीस में रखने वाला एक उपहार नहीं है, हम क्या हैं। तमाम महिलाएं बड़े पदों पर हैं। मैंने ही कहीं लिखा कि तरक्की हूँ मैं दुनिया की, हमें बेकार मत समझो, हमें अपने गले में चांदनी का हार मत समझो। अगर मैं चल पड़ूँ तो आंधियाँ तूफान रुक जाए, अगर मैं चल पड़ूँ तो आंधियाँ तूफान रुक जाए। मैं लोहा हूँ, मैं लावा हूँ, मुझे बस प्यार मत समझो। अच्छा मैम, आपसे एक सवाल है मेरा। जी जी। व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आपके कितने लोग जन हो चुके हैं? ये तो आपका प्रश्न अच्छा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के भी कई प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें से यूट्यूब चैनल है, साथ ही साथ अपना पेज है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, अपना प्रोफाइल है। तो बहुत जगह जगह हमारे अलग अलग फ़ैन फॉलोवर्स हैं। ख़ास तौर से अपना चैनल है मेरा कवियत्री डॉक्टर शुभम त्यागी नाम से, मेरा अपना इंस्टा भी चलता है, कवियत्री शुभम त्यागी से ही पेज है, प्रोफाइल है। और आप जैसे अच्छे लोग जो मेरा चैनल भी नहीं है, लेकिन आप जैसे अच्छे लोग विभिन्न चैनल जब हमें कवर करते हैं तो वो हमारी वीडियो वहाँ तक भेजते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा हो गया है। मतलब जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ तक हमारी रचनाएं यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँच रही हैं, तो इसलिए हमारे लिए तो अच्छा है। बस जो मिसयूज़ कर रहा है उसके लिए गलत अच्छा है। मैम, जैसे आप अदर्स कंट्री में जाती हैं जी, तो आप अपने देश की संस्कृति को किस प्रकार से वहाँ पर प्रकाशित कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं? जी, मैं जैसे अदर में जाती हूँ, एक तो मेरा रहता है कि मैं इंडियन वियर, जो मेरी जो आउटफिट हो वो इंडियन हो। हालांकि
अपने देश में भी हम कोशिश करते हैं मंचों पर इंडियनी आउटफिट रखें, लेकिन बाहर जाते हैं तो ख़ास तौर से ध्यान रखें कि हमारी साड़ी परंपरा है तो उसको हम फॉलो करें। साथ ही साथ वहाँ पर हम अपने भारतीय चीज़ें, संस्कार, त्योहारों का भी वर्णन करते हैं। और जैसे मेरा एक मुक्तक हुआ, मैं देश में या विदेश में कहीं जाती हूँ तो मैं, क्योंकि क्रांति की तरह मेरठ से होती हूँ जहाँ से 1857 की क्रांति आरंभ हुई, तो मैंने वह भी लिखा जो मैं पढ़ती हूँ अक्सर मंचों से। मैंने कहीं लिखा, मैं आज़ादी की चिंगारी शहर मेरठ से आई हूँ, मोहब्बत की मैं बदली हूँ, मैं दीवानों पे छाई हूँ, शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ, गुलाबों सी महक वाली कविता संग लाई हूँ। और साथ ही साथ हम जो हमारे वीर हुए, शहीद हुए, उनकी रचनाएं पढ़ के कर सकते हैं। अपने तीज त्यौहार, होली, दिवाली, उन सब की रचनाएं हम पढ़ सकते हैं ताकि वो चीज़ें हमारी वहाँ तक जाएं। जब मेरा मैडम एक आखिरी सवाल है जी, कि आज हमारे देश की बेटियों के लिए आगे बढ़ने के लिए किस तरीके से प्रेरित करती है और क्या संदेश देना चाह रही हैं? हाँ, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि बीएड के प्रोफेसर हूँ, तो वहाँ पर हम जेंडर भी पढ़ाते हैं कि कैसे बेटियाँ जन्म से पहले से शिकार होती हैं और जन्म किसी तरह से ले भी लेती हैं तो दहेज और घरेलू हिंसा, बहुत सारी चीज़ों से उनको पीछे किया जाता है। लेकिन मैं जहाँ जाती हूँ कोशिश करती हूँ कि वहाँ के लोगों को प्रेरित करूँ, या अपने आसपास, ख़ास तौर से मैं शिक्षिका हूँ तो मुझे ये अवसर और आसानी से मिल जाता है कि हर वर्ष बहुत सारे सैकड़ों बच्चे निकलते हैं कॉलेज से, तो हमें ज़रूरत है कि सबसे पहले हम जन्म तो लेने दें बच्चे को, और जन्म ले लें तो कोशिश करें, ये मेरा प्रयास भी रहता है कि बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, आगे बढ़ाएं, और पेरेंट्स उन पर विश्वास भी करें, क्योंकि ऐसा ही नहीं पता लगा कि घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जा रहा है। ठीक है, समाज की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनके कारण माता पिता को, परिवार को डर लगता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ तो किया जा सकता है, उनके साथ जाया जा सकता है, छोड़ने जाया जा सकता है। तो उस चीज़ से आप बच्चों को आगे बढ़ाएं। अगर रास्ते, कुछ लोग कहते हैं इंटीरियर है, गाँव देहात है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो कोशिश करें कोई ऐसा माध्यम खोजें, ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट निकालें, 2-3 पेरेंट्स मिल करके कार करें, गाड़ी करें, खर्चा निकालें, लेकिन पढ़ाएं। और सबसे पहले तो उनको जन्म लेने दें। मैंने कहीं लिखा था काफ़ी समय पहले, और आप ये देखिए, विडम्बना की सबसे ज़्यादा जहाँ देवी की पूजा भारतवर्ष में की जाती है, वहीं सबसे ज़्यादा कन्या भ्रूण हत्या भी भारत में किया जाता है। अगर जन्म ही नहीं लेने दिया जाएगा तो फिर वो पढ़ लिख कर आगे कैसे बढ़ेंगी। और उन बेटियों से भी मेरा अनुरोध जो पढ़ लिखने के बाद, बड़े शहरों में पहुंचने के बाद गलत संगतियों में पड़ गई हैं, माता पिता की सुनना नहीं है, क्योंकि अपना उनको लगता है हम बड़े हो गए, तो मेरा उन जो नई पीढ़ी है जो कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, मेरा उन बेटियों से, उन महिलाओं से भी अनुरोध कि अच्छे काम करें, क्योंकि एक बेटी अगर अच्छा करती है तो आदर्श बनती है बहुत सारी नई आने वाली बेटियों का, पीढ़ी का। और अगर गलत करती है या कुछ गलत होता है तो भी वो पेरेंट्स को लगता है कि हमारी बच्ची के साथ भी ऐसा ना हो जाए या ऐसा ना कर दे। तो उस जो नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है, पढ़ लिख के विभिन्न सेक्टर्स में जा रही है, तो उन लड़कियों से भी अनुरोध कि ठीक है, आप सेल्फ डिपेंड हो गई हैं, लेकिन माता पिता भी हमेशा आपके अच्छे की ही सोचते हैं, ख़राब की तो सोचते नहीं हैं। तो इसलिए उनका सुनें, उनसे समझें, और तभी आप अपना कोई डिसीज़न लें। और सबसे पहले तो ये कि जन्म तो उनका कम से कम लेने दें। मैंने कहीं लिखा बहुत पहले कि पूजा करते जिस देवी की, उस देवी का वध किया। हम वंश चलाने के चक्कर में लड़का चाहते हैं कि लड़का हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर लड़की पढ़ लिख कर आगे बढ़ी है तो निश्चित रूप से वंश आपका वो भी चलाएगी, उसके नाम से भी आप जाने जाओगे कि पूजा करते जिस देवी की, उस देवी का वध किया और वंश चलाने की चाहत में जननी को ही मार दिया, और 9 दिन करते व्रत और पूजा, 9 माह भी न अंश दिया, और बनती तेरे भाल की शोभा, जन्म मगर ना तूने दिया। तो कम से कम जन्म देने दीजिए। और मैंने कहीं यूँ भी लिखा कि रंगों से रंगोली बनाती, दीपों से दिवाली, और मेरे घर के आंगन में वो उड़ती फिरती तितली सी। घर की सुंदरता है बेटी, घर की रोचकता है बेटी, आसमान में उड़ी पतंग सी, इंद्रधनुष के सुंदर रंग सी। लेकिन उसके बाद फिर मेरा प्रश्न है कि फिर क्यों कोख में मरती बेटी और दहेज में जलती बेटी। आओ, और जो नई पीढ़ी है उससे मेरा अनुरोध है कि आओ नई शुरुआत करें, हम बेटी का सम्मान करें, हम ईश्वर का वरदान भरें हम।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।